हम अपने सामने मौजूद स्रोतों के जरिए बिल्कुल आसान भाषा में ये डिकोड करेंगे कि भारी गिरावट के समय नए निवेशक आखिर क्या गलतियां करते हैं। और उससे भी जरूरी बात यह है कि इस डर की मानसिकता यानी फियर माइंडसेट को लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग की रणनीति में कैसे बदला जा सकता है। वही तो, क्योंकि जब क्रैश होता है तो सबसे पहली चीज क्या टूटती है? मुझे लगता है किसी कंपनी का बिजनेस या उसका चार्ट तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले टूटता है इंसान का दिमाग और उसकी भावनाएं। इसीलिए ना, इस पूरी चर्चा की शुरुआत हम साइकोलॉजी ऑफ फियर यानी डर के मनोविज्ञान से करेंगे। इसमें सबसे पहला कदम होता है पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग मतलब दाम गिरते हुए देखकर घबराहट में अपने सारे शेयर बेच देना। पर एक सवाल है मेरा यहाँ पर। हाँ, पूछिए ना। देखिए, जब स्क्रीन पर चारों तरफ लाल रंग दिख रहा हो, नुकसान बढ़ रहा हो, तो डरना तो इंसान का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है ना। ऐसे में खुद को बचाकर निकल जाना गलत कैसे हो गया? डरना नेचुरली बिल्कुल सही है, पर फाइनेंशियल मार्केट्स में ना, बचाव का ये तरीका उल्टा पड़ता है। इसके मैकेनिक्स को समझना बहुत जरूरी है। मैकेनिक्स से आपका क्या मतलब है? देखिए, मार्केट में जब पैनिक मचता है तो लिक्विडिटी अचानक सूख जाती है। हाँ, इस लिक्विडिटी वाले हिस्से को थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए हमारे निवेशकों के लिए। हाँ, इसका मतलब है कि उस वक्त बाजार में खरीदने वाला कोई नहीं होता। हर कोई सिर्फ अपना शेयर बेचने की कतार में लगा होता है। अच्छा। यानी सप्लाई बहुत ज्यादा और डिमांड बिल्कुल शून्य। एकदम। और जब ऐसा होता है तो कीमतें सीधे नीचे गिरती हैं, फ्री फॉल में। अगर आप उस वक्त पैनिक में बेचते हैं तो आप उसे सबसे खराब और सबसे निचले दाम पर बेच रहे हैं। तो जो नुकसान सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहा था, वो बटन दबाते ही लॉक हो जाता है। सही कहा आपने। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब कुछ हफ्तों बाद बाजार वापस ऊपर आता है, तब वो पैनिक सेलर उस रिकवरी का फायदा उठाने के लिए मार्केट में होता ही नहीं है। ये तो सच में बहुत दुख की बात है। पर एक बात और है, जब टीवी पर एंकर चीख रहे हो कि लाखों करोड़ों स्वाहा हो गए, तब इंसान शांत कैसे रहे? नेगेटिव खबरों का लगातार सेवन हमारे दिमाग के एमिगडाला को ट्रिगर करता है। ये हमारा अलार्म सिस्टम है। जब ये ऑन होता है तो हमारी लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाती है। और तब इंसान उसी हॉर्ड मेंटालिटी यानी झुंड की मानसिकता का शिकार हो जाता है। उसे लगता है सब भाग रहे हैं तो मैं भी भागूं। बिल्कुल। और यही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे किसी सिनेमा हॉल में आग का अलार्म बजने पर सब लोग बिना सोचे एक ही दरवाजे की तरफ भागने लगे। हाँ, और उस भागदड़ में आंख से कम और कुचले जाने से लोग ज्यादा घायल हो जाते हैं। रिटेल ट्रेडर्स के साथ मार्केट में यही होता है। इस शोर को म्यूट करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल की बात कर रहे हैं, यानी नियंत्रण का भ्रम। हाँ, वही जिसमें सबसे पहली गलती होती है बॉटम को टाइम करने की कोशिश। लोगों को लगता है कि वो मार्केट के एग्जैक्ट सबसे निचले स्तर पर खरीदारी कर लेंगे। ये बहुत ही क्लासिक गलती है, पर एक गणित के हिसाब से प्रैक्टिकली असंभव है। आजकल बाजार सिर्फ इंसानों से नहीं चल रहा है ना। सही बात है, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स और एल्गोरिथम्स बैठे वहां। बिल्कुल। तो कोई इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि परफेक्ट बॉटम कहाँ बनेगा, और लोग उस परफेक्ट एंट्री के इंतजार में बैठे रहते हैं। और उस इंतजार में बुराई क्या है? सस्ता होने देना चाहिए ना। बुराई ये है कि बाजार अचानक पलटकर 4-5% की तेजी दे देता है, और वो लोग जो बाहर बैठे थे उनके हाथ से वो शानदार मौका निकल जाता है। अरे बाप रे! और इस कंट्रोल के भ्रम से एक और भयानक चीज जन्म लेती है, रिवेंज ट्रेडिंग। ओ हाँ, रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब किसी के 20,000 डूबे तो वो अगले दिन 40,000 लगाता है, बस ये साबित करने के लिए कि वो मार्केट से अपना पैसा वापस छीन सकता है। जैसे कोई आपस का झगड़ा हो। जो कि डर और गुस्से का एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। मार्केट के पास कोई भावनाएं नहीं होती। जब लोग गुस्से में होते हैं तो सबसे पहले वो रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाते हैं। ये वही बात हुई ना, जैसे ऊपर से तेजी से गिरते हुए एक नुकीले चाकू को आप नंगे हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम वैसा है। और हाथ कटना तो तय है। लोग अपनी पूरी पूंजी एक ही झटके में दांव पर लगा देते हैं बिना स्टॉप लॉस के। पर मुझे एक चीज पूछनी है। नए निवेशक अक्सर सोचते हैं कि ये स्टॉप लॉस या पोजीशन साइजिंग बस किताबी बातें हैं। एक आम इंसान जो छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहा है, उसके लिए ये सब क्या सच में मायने रखता है? ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी पूंजी 1 लाख रुपए है, तो रिस्क मैनेजमेंट कहता है कि एक ट्रेड में आप अपनी पूंजी का सिर्फ 1 या 2% ही रिस्क पर डालेंगे। अच्छा, यानी अगर फैसला गलत भी हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2,000 का नुकसान होगा। सही कहा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास अगले दिन वापस आने के लिए 98,000 रुपए सुरक्षित रहेंगे।
ये रिस्क मैनेजमेंट ना एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है। मतलब क्रैश या एक्सीडेंट को रोकेगा तो नहीं, पर गाड़ी के शीशे से बाहर उड़ने से जरूर बचा लेगा। वही तो, कैपिटल बचाना सबसे पहला नियम है। चलिए, फीलिंग्स और ट्रेडिंग की बातें तो काफी हो गई। अब थोड़ा उस चीज पर आते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर बैठी हैं, हमारी कंपनियां। हाँ, फंडामेंटल्स और उनकी पहचान करना बहुत बड़ा हिस्सा है इस विश्लेषण का। क्रैश के टाइम पर लोग ना मजबूत और कमजोर स्टॉक्स के बीच का फर्क ही भूल जाते हैं। बिल्कुल, वो डर कर उन मजबूत कंपनियों को भी बेच देते हैं जिनका बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है, बस इसीलिए क्योंकि स्क्रीन पे कीमत गिर रही होती है। ये तो वही बात हो गई कि तूफान आने पर अपने सबसे मजबूत फलदार पेड़ों को काट देना और सूखे मरे हुए पौधों को पानी देना। क्या शानदार एग्जाम्पल दिया है आपने। मार्केट क्रैश का मतलब ये थोड़ी ना कि कंपनी का बिजनेस खराब हो गया। पर एक नया बंदा कैसे पहचाने इस फर्क को? जब चारों तरफ लाल रंग हो तो असली वैल्यू कैसे समझ आएगी? इसे हम वैल्यू और प्राइस के फर्क से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान अपने कुत्ते को पट्टे से बांधकर सड़क पर टहल रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो इसमें कंपनी कौन सी है? यहाँ वो इंसान ना उस कंपनी का असली फंडामेंटल है, और जो कुत्ता है वो कंपनी के शेयर की कीमत है। अच्छा, तो जब इंसान चलता है, कुत्ता कभी आगे भागता है, कभी पीछे छूट जाता है। एकदम। और जब मार्केट क्रैश होता है तो लगता है जैसे कुत्ता बहुत पीछे छूट गया है, पर निवेशक को ना उस उछलते हुए कुत्ते को नहीं, इंसान की चाल को देखना चाहिए। यानी हमें ये देखना है कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है या नहीं, कैश फ्लो कैसा है, क्योंकि क्रैश आने से लोग साबुन लगाना या दवाई खाना तो बंद करेंगे नहीं। सही पकड़े हैं। अगर बिजनेस मजबूत है तो कुत्ता घूम फिर कर आखिर में इंसान के पास ही आएगा, क्योंकि वो पट्टे से बंधा है। वाह, बहुत ही बढ़िया। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे कमजोर स्टॉक्स होते हैं जिन्हें लोग लंबा होल्ड कर लेते हैं। हाँ, और अगर वो कंपनी पहले से ही कर्ज में डूबी है तो मार्केट क्रैश उनके लिए आखिरी ताबूत की कील बन जाता है। तो गलती मानना जरूरी है वहां पर। सूखे पौधों को उखाड़ फेंकना और मजबूत पेड़ों पर भरोसा रखना, वही तो सही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि पैनिक नहीं करना, बॉटम पकड़ने के चक्कर में मार्केट से नहीं लड़ना और फंडामेंटल्स पर फोकस करना है। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, यानी रणनीति और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। बिल्कुल। इस डर के माहौल को एक आम इंसान मौके में कैसे बदले? उसके लिए सबसे पहले ना एक बड़ी रुकावट को रास्ते से हटाना होगा। वो है ओवर लेवरेजिंग, यानी उधार के पैसे का इस्तेमाल। हाँ, हमारी श्रोतों में ये बात बहुत क्लियरली आई है और इसमें एक वर्ड बार बार आया है, मार्जिन कॉल। ये क्या बला है और ये इतनी खतरनाक क्यों है? इससे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा जिसमें 50 आपके थे और 50 ब्रोकर से उधार थे। अब अचानक क्रैश आया और दाम गिरकर 60 रुपए रह गया। तो इसमें मेरा ही नुकसान हुआ ना? हाँ, नुकसान आपका हुआ, पर ब्रोकर का सिस्टम ये देख रहा है कि शेयर अब 60 रुपए का है, जिसमें 50 तो उनका उधार ही है, यानी आपका मार्जिन सिर्फ 10 रुपया बचा है। ओह, यानी अगर कीमत थोड़ी और गिरी तो ब्रोकर का पैसा डूबने लगेगा। एकदम। और ब्रोकर अपना पैसा बचाने के लिए आपको मार्जिन कॉल भेजता है कि भाई और कैश डालो अकाउंट में। और अगर उस वक्त मेरे पास कैश नहीं हुआ तो उनका सिस्टम बिना आपसे पूछे मार्केट में जो भी खराब दाम चल रहा होगा उस पे आपके शेयर जबरदस्ती बेच देगा। इसे फोर्स्ड लिक्विडेशन कहते हैं। बाप रे, ये तो सच में भयानक है। अपने ही शेयर पर से अपना कंट्रोल खत्म। तो इस चीज से बचने का तरीका क्या है? तरीका एक ही है, एक सॉलिड कैश रणनीति। हमेशा थोड़ा कैश रिजर्व अपने पास बचाकर रखना। पर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सारा पैसा मार्केट में ही डाल देना चाहिए। अगर कैश अकाउंट में ऐसे ही पड़ा है तो वो तो डेड मनी है ना, उसकी ग्रोथ रुक गई। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। कैश को डेड मनी मत मानिए, इसे एक हथियार की तरह देखिए। जब मार्केट क्रैश होता है तब हर तरफ डिस्काउंट सेल लगी होती है। हाँ, जैसे फेस्टिवल के टाइम किसी मॉल में शॉपिंग सेल होती है। बिल्कुल वैसा ही। कल तक जो मजबूत कंपनियां बहुत महंगी थीं, वो अब 30-40% सस्ती मिल रही होती हैं। तब यही बचा हुआ कैश आपको शॉपिंग करने की ताकत देता है। वाह! तो जब बाकी सब लोग डर के मारे पैनिक सेलिंग कर रहे हैं या मार्जिन कॉल से रो रहे हैं, तब एक स्मार्ट निवेशक उसी कैश से शानदार स्टॉक खरीद रहा होता है। एकदम। ये फियर माइंडसेट और वेल्थ बिल्डिंग अप्रोच के बीच का सीधा टकराव है। सही कहा। डर की मानसिकता को लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है और सब डूब जाएगा, पर वेल्थ बिल्डिंग वाला निवेशक भगदड़ से दूर चुपचाप अपनी पसंदीदा कंपनियां सस्ते में जमा कर रहा होता है। वही तो,
वो लोग इस डर को एक लंबी अवधि के फायदे में बदल देते हैं। तो अगर हम आज की इस डीप डाइव की सारी बातों को एक साथ जोड़ें तो पिक्चर बहुत साफ है। पहली बात, गिरावट में दिमाग शांत रखें और पैनिक सेलिंग का हिस्सा ना बने। दूसरी बात, बॉटम पकड़ने का भ्रम छोड़ दें, रिवेंज ट्रेडिंग ना करें और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें। और तीसरी बात, उस उछलते हुए कुत्ते को देखकर घबराएं नहीं, मजबूत कंपनियों के बिजनेस पर भरोसा रखें और हाँ, उधार के पैसे से दूर रहकर अपना कैश रिजर्व तैयार रखें ताकि सेल का फायदा उठा सकें। बिल्कुल, यही वो कदम है जो एक आम इंसान को एक बेहतरीन और सफल निवेशक बनाते हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आप सबको एक विचार के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। बस शांति से सोचिए इस बारे में। आज से 10 साल बाद जब कोई निवेशक पीछे मुड़कर इतिहास के पन्नों में इस मार्केट क्रैश को देखेगा, तो क्या ये घटना उसे एक भयानक तबाही लगेगी या फिर ये इतिहास का एक ऐसा सुनहरा मौका लगेगा जिसे शांत और सही रणनीति के साथ भुनाया जा सकता था। याद रखिए, विमान से कूदने वाले नहीं बल्कि सीट बेल्ट बांधकर बैठे रहने वाले ही आगे बढ़ते हैं। निवेश की दुनिया में शोर से दूर रहकर आज लिए गए आपके शांत फैसले ही कल की सफलता तय करेंगे। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।